मैं मेरे को मरने मत देना बस, क्योंकि मेरे पीछे कोई है नहीं। मैं भूखा रह लूंगा, मैं दर्द सह लूंगा, लेकिन मेरे को मरने मत देना बस। हाउ आर यू फीलिंग एज एन एंटरप्रेन्योर? खैर ये आपने मेरी दुखती नस दबा दी। मेरे जो पिताजी हैं वो गुजर गए थे उस टाइम पे। जब मैंने अपनी फैमिली से ये सारी चीजें कही कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई हमारे पास में कोई सपोर्ट नहीं है कि हम तेरे ऊपर करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर सके। तो वहां पे फिर मैंने जितने भी मेरे रिलेटिव थे या जितने मेरे दोस्त थे जिनको कि मैंने पैसे दे रखे थे, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा यार मेरे को मेरी हालत थोड़ी खराब चल रही है, पैसे दो। अब वो लोग मेरे मजाक बना रहे थे उस टाइम पे, यार तू तो बिजनेस कर रहा था भाई, तू तो 30-40 हजार रुपए कमा रहा था, तू तो हवा में उड़ रहा था। जो स्किल की अगर हम बात करें तो विदेशों में आज भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम होता है। हमारे देश के अंदर जो माइंडसेट है लोगों का, वो उनका एक ही स्टार्टिंग से बना हुआ है कि भाई पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ, मर जाओ। सबसे पहले आप अपनी एक आय का स्रोत बनाओ। अगर आपका पैशन आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे टाइम देना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन लेस अगर आप इस टाइम पे हो और आपको अगर उधर से निकलना है, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हेटर्स के साथ जो आपको हेट करते हैं उनके साथ आप कैसा डील करते हैं? आप अपने आप को एक स्टेटस में बदलो, कल को आपका जो नाम है ना वो ब्रांड बने। जिंदगी में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो रास्ते आसान नहीं होते। जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी ही कड़ी मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उम्र भले ही सिर्फ 20 साल हो, लेकिन उन्होंने इतनी कम उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक मिडिल क्लास फैमिली का युवा केवल सपना ही देखता है। ये सफलताएं उन्हें विरासत में नहीं मिली हैं, ना माता पिता से, ना दादा दादी से। इन्होंने ये मुकाम अपने दम पर, अपने जुनून और मेहनत से हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अंकित अग्रावत की, जो राजस्थान के एक साधारण परिवार से आते हैं। 15 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अंकित आज एक सफल एजुकेशन प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। उनका उद्देश्य है भारत को स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ ले जाना। साथ ही वो युवाओं को स्टार्टअप और सेल्स स्किल्स की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि नए भारत का निर्माण हो सके। तो आइए आज के इस प्रेरणादायक पॉडकास्ट में हम जानेंगे मिस्टर अंकित अग्रावत के संघर्षों की कहानी, उनकी सोच, उनकी दिनचर्या और ये भी कि कैसे उनका स्टार्टअप आज देश भर के युवाओं को एक नई दिशा दे रहा है। तो आइए मिलते हैं अंकित अग्रावत जी से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। खैर मुझे लगता है कि मैं बहुत नाचीज आदमी हूँ उस चीज़ के लिए, और ऊपर वाला कुछ लोगों पे ही मेहरबान होता है। और मुझे लगता है कि मैं उन चंद लोगों में से शायद एक आदमी हूँ जिसको आज ये मौका मिला है कि वो अपने जीवन के कुछ ऐसे जो स्ट्रगल्स हैं, जो कि खैर मैंने अकेले में बिताए, उनको मैं यहाँ पे पब्लिकली बताने वाला हूँ। और ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है, ये उन सारे लोगों की सफलता है जो लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से थे। खैर आज हम एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं मार्केट में, और इस पॉडकास्ट के अंदर बताएंगे क्या क्या स्ट्रगल्स रहे और कैसे हमने स्टार्ट किया। डेफिनेटली हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आप बोलते बहुत अच्छा है। खैर सर ये जो मैल है ये 5 साल का है, ऐसे तो खैर आया नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं इस चीज़ में बिल्कुल। बट आज वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रही इन 5 साल के पीरियड ऑफ टाइम में। राइट, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि अंकित अग्रावत है कौन, और आपने जो लोगों को एम्पावरमेंट देने की बात कही है, जो लोगों को एम्पावर करने की ठानी है, ये कब से शुरुआत हुई? सर मैं ये मानता हूँ, मैंने एक मूवी देखी थी, शायद विजय एक साउथ के एक्टर है, उनकी मूवी है। तो उनका एक वहाँ पे एक डायलॉग था, किसी एक्टर ने उनको वहाँ पे बोला था कि माता पिता नाम देते हैं लेकिन आपको वो नाम बनाना पड़ता है। मेरा जो जेन्युइन नाम था वो अंकित था स्टार्टिंग में, बट मेरे को ये था कि यार इस नाम में ना वॉल्यूम नहीं है, कुछ बड़ा करना है इस नाम का। तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया, मैंने कहा कुछ ना कुछ करते हैं। अब मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी फिल्मी भी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि हर आदमी को खैर नहीं पता। मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट थे मेरे स्टार्टिंग करियर से, लेकिन वो लोग अभी के टाइम पे मेरे साथ में नहीं है। अच्छा, ये होता है जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हो तो लोग आपको छोड़ देते हैं बीच में। एग्जैक्टली।
ये तो तो मेरी जो स्टोरी है वो शुरुआत होती है 2018 से। सितंबर टू 2018 के अंदर में मेरे जो पिताजी हैं वो गुजर गए थे उस टाइम पे। एंड डेफिनेटली वहां से मेरे पास एक सोच आई, मैंने कहा यार अब तेरे को ही करना है सब कुछ, कोई और आदमी है नहीं जो कि तेरे को सपोर्ट करेगा। जितने रिलेटिव थे, खैर वो मैं उनका नाम तो खैर लेना नहीं चाहता, लेकिन मजे तो उन्होंने भी बहुत लिए उस टाइम पे। वहां पे मेरा जो एक गोल था, मेरा ये था कि यार मैं उस टाइम 9th में पढ़ रहा हूँ, मेरे को 10th करनी है, 11th 12th, और मेरे को नीट के लिए प्रिपेयर करना है, सो दैट कि मैं एमबीबीएस की तरफ जा सकूं, मैं डॉक्टर बन सकूं। बट जब मैंने अपनी फैमिली से ये सारी चीजें कही कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई हमारे पास में कोई सपोर्ट नहीं है कि हम तेरे ऊपर करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। तो वहां पे मेरे को एक चीज हर्ट हुई कि यार क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मतलब मेरे पिता ही तो गुजरे हैं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, वो तो मेरे पीछे पैसा लगा सकती है। लेकिन जब आदमी को रियलिटी के बारे में पता चलता है तो दर्द होता है, यार कोई नहीं आया। सो वहां पे फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, 9th मैंने करी। 10th में उस टाइम पे जब मेरे बोर्ड्स खत्म हो रहे थे तो वहां पे लॉकडाउन लग गया था। ये 2019-20 की 2020 की बात है शायद। 10th कंप्लीट करी, उसके बाद में मेरे घर में उस टाइम परिस्थिति ये हो गई थी कि पिता के गुजरने के बाद में हमारे घर में एक छोटी सी दुकान है, जो कि मेरे पिताजी ने ही अपने गुजरने से 1-2 साल पहले स्टार्ट करी थी। उसके अंदर हम रेडीमेड और जो कॉस्मेटिक वगैरह का प्रोडक्ट है लेडीज वगैरह का, वो हम सेल करते थे। सो जब मैं उस दुकान में बैठ रहा हूँ तो मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि यार मेरे पास में ना इनकम नहीं आ रही घर में, मैं महीने का दुकान से 10-15-20 हजार रुपए ही कमा पा रहा हूँ और वो पैसा घर में ही लग रहा है। सो जब ये सारी चीजें समझ में आई तो वहां पे लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड वहां पे फिर एक डिसीजन बनाया कि अब अपने को अपने दम पे कुछ करना है। सो मैं यूट्यूब वगैरह पे गेमिंग वीडियोस या उल्टी सीधी जो टेक वीडियोस होती हैं वो मैं बनाता रहता था उस टाइम पे, लेकिन कोई वहां पे सक्सेस मेरे को मिली नहीं। बहुत काम किया उस जगह पे। फिर वहां पे जब मैं 11th मैंने पास कर ली थी, लॉकडाउन में सब लोग प्रमोट हो गए थे उस टाइम पे, तो जब मैं 12th का एडमिशन करवाने गया इन प्राइवेट प्राइवेट स्कूल, तो वहां पे 12th वालों ने, जो स्कूल वाले थे, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि भाई 40 से 45 हजार रुपए की फीस है हमारी। अब मैंने अपने फैमिली वालों को बोला, मैंने कहा भाई वो 40 से 45 हजार रुपए बोल रहे हैं और उसमें से आपको 50% पेमेंट देनी पड़ेगी एडमिशन करवाने के लिए। तो वहां पे जो मेरी मम्मी है उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तेरे पीछे लगा सके। मेरी जो फैमिली है, मेरी 2 छोटी सिस्टर है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई इन लोगों के लिए भी हमें करना है, सिर्फ तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, तो तुम गवर्नमेंट में देख लो। अब उस टाइम मैं 12th में था और मेरे को साइंस लेनी थी, और मुझे लगता था यार गवर्नमेंट में साइंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नॉलेज मेरे को चाहिए, जो एक्सपीरियंस मेरे को प्राइवेट में मिलेगा वो मेरे को गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता। फिर मैंने लास्टली अपने परिस्थितियों को समझा, मैं गया गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट दिए। अब मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम ये थी कि उनमें कुछ करेक्शन थे, तो मैं लगभग 1 हफ्ते लगातार गया, और 1 हफ्ते के बाद में मेरी जो क्लास टीचर थी, खैर वो एक फीमेल है, सो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपका एडमिशन है वो रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा मैम क्यों? तो उन्होंने बोला हमने बोर्ड्स के लिए अप्लाई किया था आपके डॉक्यूमेंट, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ करेक्शन करवाने पड़ेंगे, और ये करेक्शन आप करवा के लेके आ जाओगे 2-3 दिन में तो आपका हो जाएगा। अब मैं साइबर कैफे वाले के पास गया, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई ये करेक्शन है, तो उसने मेरे को बोला भाई 1 महीना लगेगा। एंड उस वजह से मेरा जो वो साल था जिसमें मैं 12th करने वाला था वो ड्रॉप आउट हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने दोस्तों यारों से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? अब वो लोग मेरे को कह रहे हैं भाई हमारी तो मस्त चल रही है, हम तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, और वहां पे मेरे को रिग्रेट होता था, मैं अपने आप को गिल्टी मानता था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं अगर मान लो पढ़ाई नहीं कर पाया अगले साल कर लूंगा मैं, लेकिन वो लोग मेरे को चिढ़ाते थे उस टाइम पे कि यार हम ना इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल की इतनी तगड़ी ब्रांडिंग है। सो वहां पे मैं उस दुकान में बैठ बैठ के मैं डिप्रेशन में चला गया उस टाइम पे। मेरे को ये फील हो रहा था कि यार मैं अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता। सो जब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है, ऊपर वाला हेल्प करता है। बिल्कुल। सो ये डेट है शायद 3 जनवरी 2021 की ये डेट है। मैं उस टाइम अपनी दुकान में बैठा हुआ था, शाम के 7-7:30 बज रहे थे, और मैं उस टाइम पे थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने लग गया था, क्योंकि मुझे लगा यही एनर्जी देगा तेरे को। अब वहां पे एक पर्सन है जो कि जिनको मैं अभी के टाइम पे अपना गुरु मानता हूँ, मिस्टर सोनू शर्मा, तो उनकी कुछ वीडियोस थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती थी, मैं उनकी वीडियोस देखता रहता था वहां पे। तो वहां पे उनकी एक 20 मिनट की मैंने वीडियो देखी, और मैंने वहां पे एक चीज देखी, मैंने कहा यार ये आदमी करता क्या है, इस आदमी का बोलने का तरीका, इसकी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा अलग है। मतलब मैंने उसकी 20 मिनट की वीडियो में इतना ज्यादा नॉलेज ले लिया कि मेरे को लगा कि यार 2-3 साल में आगे निकल गया, इतनी मैच्योरिटी मिल गई मेरे को वहां से। तो ये जो मैच्योरिटी है ना, ये मैच्योरिटी को देख के उस टाइम पे यूट्यूब पे क्या होता था कि अभी तो खैर शॉर्ट्स तो अभी आए हैं, 1-2 साल से ही चले हैं ये सारी चीजें। उस टाइम पे यूट्यूब पे 1-2 मिनट की क्लिप्स होती थी किसी भी स्पीकर की या किसी भी डायलॉग वगैरह की, उसके ऊपर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते थे और उसको प्रमोट करते थे लोग।
तो मैंने एक वीडियो देखी उनकी छोटी, लगभग 1 मिनट की। उसके अंदर एक नंबर था कि अगर आपको इनके साथ काम करना है तो इस नंबर पे कॉल करो। मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर एक पर्सन से मेरी बात हुई, उनका नाम अंशुल था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंशुल जी मेरे को करना है आपके साथ काम। तो उन्होंने बोला कि आप 2 दिन वेट करो, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ अभी। अब मेरे को तो चुल उठ गई थी, मैंने कहा करना है मेरे को तो, भाई इस आदमी के जैसा बनना है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा यार ये टीम है क्या, ये करते क्या है। तो मैंने 1-2 लोगों के पास में और मैंने कॉल किया। फिर एक पर्सन से बात हुई मेरी, उनका नाम रविंद्र सैनी है, अभी भी खैर वो मेरे साथ कनेक्ट है। सो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया कि दिस इज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये, और इसमें आपको ऐसे ऐसे काम करना है। सो उन्होंने मेरे को ज्यादा डिटेल में तो खैर बताया नहीं। उन्होंने बोला कि आपके पास ना दिनेश जी बात करेंगे आपसे। सो एक दिनेश शर्मा पर्सन है, उनका मेरे पास वहां पे कॉल आया। उन्होंने मेरे को बताया भाई इनकी जी ऐसे ऐसे आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा बढ़िया यार, मतलब उन्होंने मेरे को जो टेस्टिमोनियल भेजा ना कि यार हमारे यहाँ पे 16 साल का बच्चा पैसा कमा रहा है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि मैं भी 16 साल का हूँ वहां पे। तो मेरे को वो चीज हिट करी, मैंने कहा यार अपन भी तो कर सकते हैं, 1 लाख रुपए ये आदमी कमा रहा है तो अपन भी कमा सकते हैं। सो वहां से वो चीज जब हिट हुई तो मैंने स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के पीछे भी कंडीशन ये थी कि मैं अपनी फैमिली के पास गया, मैंने कहा भाई ये 3500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की कह रहे हैं। अब मेरे घर वालों ने बोला कि भाई हमारे पास नहीं है। अब उस टाइम पे मैं चिढ़ गया उस चीज से। मैंने कहा यार कुछ तो करने दो भाई, पढ़ाई आपने छुड़वा दी, अब मैं मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं करूं क्या लाइफ में। तो फिर वहां पे उनको भी एक चीज हुई कि यार अब लड़का कह रहा है तो करते हैं। तो मेरी मम्मी ने वहां से दुकान का लगभग 1 हफ्ते का जो पैसा है वो अरेंज किया और 3500 रुपये मेरे को दिए। मैंने ज्वाइनिंग करी, प्रोडक्ट वगैरह मैंने परचेज करे, और मेरे को याद है 13 जनवरी 2021 से मैंने उस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना स्टार्ट किया। खैर मैं उस प्लेटफॉर्म का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने मिस्टर सोनू शर्मा की टीम में मैंने काम स्टार्ट किया। अभी धीरे धीरे ये सारी चीजें हुई कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने बहुत सारी वहाँ पे चीजें सीखी, और लगभग मैंने वहाँ पे, मुझे याद है कि अगस्त 2022 तक मैंने वहाँ पे काम किया। लेकिन मई 2022 तक मेरी वहाँ पे ये हालत हो गई थी कि मई से पहले पहले मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं महीने का 15-20 हज़ार रुपये वहाँ से कमा रहा था। लेकिन मई के बाद में मेरा जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में चला गया, पैसा नहीं आ रहा, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, लोग गाली दे रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। सो वहां पे वो चीज हिट करी, मैंने कहा यार ये बिजनेस ना नहीं चल रहा। तो मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज कर रहे थे, कुछ लोग स्कैम भी कर रहे थे कि आप ये कॉइन ले लो, आप इसको प्रमोट कर लो। तो मैंने कहा ऑथेंटिक ढूंढेंगे आप। फिर मेरे को पता चला एफिलिएट मार्केटिंग एक चीज होती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग ना 2 तरीके की होती है। पहली चीज तो एक फिजिकल प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, और दूसरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग। अब फिजिकल प्रोडक्ट में ये होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट जिसको बनाना पड़ता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग लगती है, और जिसको आप छू सकते हो, अगर आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो प्रमोट करने पे जो भी कंपनी है जो उसको बना रही है वो आपको 1%, 2%, 5% आपको पेमेंट देती है। इसे फिजिकल प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप प्रोडक्ट को परचेज करो। अब वहां से होता क्या है कि आपको तो वो प्रोडक्ट उसी प्राइस पे मिलेगा, लेकिन वो जो यूट्यूबर है उनकी वो एफिलिएट लिंक की वजह से उनको 1%, 2%, 5% मिल जाता है। अब ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसको मैंने समझा, मैंने कहा यार ये करते हैं। एक पर्सन थे जो मेरे साथ उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे जहाँ पे मैं पहले करता था उस टीम में। तो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम है सुरेंद्र कुशवाहा। खैर आज भी वो मेरे साथ कनेक्ट हैं और बहुत सज्जन आदमी है, बहुत मदद करी है उन्होंने मेरी इस सफर में। सो उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया और मैंने उनके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। अब मैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग। उसके अंदर हो क्या रहा है कि हम कोर्सेज की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक कोई कंपनी है जिसने अपने कोर्सेज वगैरह रिकॉर्ड करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं, और वो कोर्सेज है स्किल डेवलपमेंट वाले। सो मेरे साथ एक सीन ये होता था कि मेरे को उन कोर्सेज को प्रमोट करना है अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टा पे, और वहां से मेरे को सेल जनरेट करनी है। अगर मैं वहां पे सेल कर रहा हूँ तो मेरे को 60, 70, 80% मेरे को कमीशन मिलता था। अब ये चीज मेरे को ये लग गई कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट में एक सबसे बड़ा फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आप वहां पे सेल कर रहे हो तो आपके पास एक टारगेट है कि आपको 1.5 लाख रुपए का बिजनेस वॉल्यूम देना ही पड़ेगा, तब आपको इस महीने का 10,000 रुपए का पे आउट आएगा। एफिलिएट में सारी चीजें अपोजिट थी। वहां पे ये था कि अगर आपने एक सेल करी है तो आपको 90%, 80%, 70% आपको पैसा इमीडिएटली मिलेगा, जो भी परसेंटेज है। और मेरे को तो ये शेर के मुंह खून लग गया बस उस टाइम पे। मेरे को ये था यार पैसा आया, जैसे मैंने एक सेल करी मेरे को 1,700 रुपए अकाउंट में आए। अकाउंट में आते ही मेरे को तो ये था यार मजा आ गया भाई, 5 सेल करूंगा तो हो गई ये तो वहां पे मेरे को एक चीज हिट करी। मैंने कहा यार पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैंने कहा छोड़ो ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, मैंने कहा करते हैं, पैसा कमाना है अपने को। सो मैंने उनकी टीम में, मिस्टर सोनू शर्मा की टीम में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। मैंने बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े लोग थे जो महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे, मैं उनके साथ डेली बैठता था, उनसे बातचीत करता था, जूम पे कनेक्ट होते थे हम। लेकिन मैं वहां पे ग्रो नहीं हो पा रहा था
क्योंकि मुझे चाहिए था पैसा। एंड वहां पे जो मेरे को मिल रहा था वो मिल रहा था मोटिवेशन। और मेरे को एक चीज थी यार, मोटिवेशन से थोड़ी काम चलेगा, घर वाले तो कह रहे भाई पैसा चाहिए। अब उसी बीच में मेरे साथ एक कहानी ये हो गई थी घर में कि हमारी जो दुकान है उसके अंदर जो भी सामान था वो सामान बिक रहा था, उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा हमारे घर में यूज हो रहा है। एंड वो जो पैसा है, जब तक आप अपने एसेट का जितना पैसा है अगर आप यूज करते रहोगे तो एसेट में आप कब इन्वेस्ट करोगे। तो वो जो दुकान थी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, सामान नहीं जा रहा था। धीरे धीरे वो जो दुकान है वो लॉस में आने लगी। वहां पे फिर मेरी मम्मी को किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन वाले होते हैं इनसे आप लोन ले लो। अब मेरी मम्मी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, फिर उस 1 लाख रुपए के लोन को भरने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया। इस तरीके से करते करते 2022 तक मेरे घर वालों के ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। अब ये जो 7 लाख रुपए का कर्जा था, उस टाइम पे हमारी दुकान भी खैर प्रॉफिटेबल नहीं थी, वो और लॉस में चली गई उस टाइम पे। और वहां पे मेरे को एक चीज हिट करती थी यार, मेरे को 30-35 हजार रुपए की ईएमआई है, ये मेरे को भरनी है, और उसमें से लगभग मेरे को 15 से 20 हजार रुपए खुद देने ही देने हैं, और ये मैं नहीं कर पा रहा था। अब एफिलिएट मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी थी सितंबर 2022 में, और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी मई 2023 तक। मई 2023 तक मेरी कंडीशन ठीक थी, एफिलिएट में मैं पैसा कमा रहा था, घर वालों की किस्त कमेटी भर रहा था। लेकिन मई 2023 के बाद में मेरा जो बिजनेस है वो डाउनफॉल में चला गया, क्योंकि उस टाइम मेटा की कुछ जो पॉलिसीज थी वो चेंज हुई थी, और हम जो एड रन कर रहे थे वो रन हो ही नहीं रही थी। उस टाइम पे सारी एड रिजेक्ट हो रही है, एड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, और वहां पे ये था कि यार अब कुछ नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक मैंने कभी सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया ही नहीं था, ना मेरे पास फॉलोअर्स थे जो कि मेरा प्रोडक्ट परचेज करते। तो मैंने वहां पे मैंने कहा यार अब कुछ नहीं होगा। जो मैंने पिछले लगभग 1 साल के अंदर पैसा कमाया, 8-9 महीने के अंदर पैसे कमाए थे, उस पैसे की जो मैंने सेविंग करी थी, उस सेविंग से मैंने अपना लगभग जो घर है वो मैंने 3-4 महीने चलाया। जो भी महीने की 20 हजार ईएमआई देनी होती थी वो मैंने अपनी सेविंग से दी। लेकिन सितंबर में मेरी ये हालत हो गई कि यार अब नहीं, अब सारा जो फंड है वो खत्म हो गया, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ मिले। अब बिजनेस कहीं भी नहीं मिल रहा था। जिन लोगों से मैं बिजनेस की बात कर रहा था वो मेरे को कह रहे थे कि यार इतना इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आएगा पैसा। अब मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो वहां पे फिर मैंने अपने एक रिलेटिव में, मेरा एक भाई है, उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा यार क्या कर रहा है आजकल। तो उसने बोला भाई मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या जॉब करता है। तो उसने बोला मैं 24/7 एक आउटलेट है उसके अंदर मैं जॉब करता हूँ, मेरी 9 से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। मैंने कहा क्या पेमेंट दे रहे हैं, कह रहे 13,500 रुपए। मैंने कहा मेरे को लगवा दे भाई। अब मेरी उस टाइम पे ये था कि मेरा माइंडसेट नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा बड़ा बन चुका था कि मैं छोटी समझता था इन चीजों को। मैंने कहा कौन करेगा हर 12-13 हजार की जॉब, अपन तो बड़ा करने के लिए बन रही। लेकिन वो एक ड्रीम था ना कि यार कुछ बड़ा करना है, तो ऊपर वाला आपको उस परिस्थिति में डालता है। उस टाइम पे मेरे साथ एक सिचुएशन थी जब मैं एफिलिएट में आया था। सो 2-3 महीने एफिलिएट में काम करके मैंने एक ड्रीम देखा था। मैंने कहा यार मेरे को खुद की अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरे को खुद का अपना एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म डालना है जिसके अंदर जो ये लोग नहीं कर रहे ना, ये लोग जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज रद्दी वाले बेच रहे हैं ना, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज बेचनी है। तो जब आप यूनिवर्स से कोई चीज ऐसी मांगते हो ना जो आपकी औकात से बाहर है, तो यूनिवर्स आपको औकात में बनाने के लिए आपको ऐसी सिचुएशंस में डालता है। सो वो जो सिचुएशंस थी वो बहुत ज्यादा अलग थी। अब उन सिचुएशंस में मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी। जब मेरा एफिलिएट का बिजनेस डाउन हुआ तो मैं गुड़गांव में आया, मैंने वो जॉब करी। अब उस जॉब में भी कहानी ये थी कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैंने मेरे सीनियर को फोन किया, जिनका मैं भी नाम ले रहा हूँ, मिस्टर सुरेंद्र कुशवाहा। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा सर मेरे को 2,000 रुपये भेजो। और उस आदमी के बारे में एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि उसने मेरे को कभी भी मना नहीं किया। जब जब मेरे को पैसे की जरूरत थी ना, मैंने एक ही फोन किया, मैंने कहा सर पैसे डालो, ठीक है, बिना पूछे ठीक है। क्योंकि उनको ये था यार ये आदमी गलत नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे को 2,000 रुपये डाले। मैं गुड़गांव आया। गुड़गांव आने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि यार अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो बंद है, जॉब करनी पड़ेगी अब। और मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा मोटिवेट था, मैंने कहा कर लेंगे यार, कौन सी 9 से 12 घंटे की शिफ्ट कौन सी बड़ी है। सो मैंने वहां पे गुड़गांव में मैं 2,000 जो लेके आया था उसमें से 1,000 रुपये मैंने वहां पे एडवांस दिया रूम का। मैंने एक रूम लिया। उसके बाद में मेरे पास 1,000 रुपये टोटल बचे हुए हैं। अब मैंने एक चीज ये नहीं देखी कि यार तेरे पास 1,000 ही है इस टाइम पे। मैंने 500 रुपये का 5 दिन के अंदर खाना खा लिया। अब मेरे पास टोटल 500 रुपये अकाउंट में बचे हुए हैं। और उतने में ही अगले दिन मेरी मम्मी का फोन आया कि मेरा जो रिचार्ज है वो कल खत्म हो जाएगा, तो जो एक 239 का रिचार्ज है वो कर देना। तो मैंने वो रिचार्ज भी उसी दिन कर दिया। अब जब मैंने बैलेंस चेक किया तो मेरे को पता चला यार 240 रुपये बचे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पे एक चीज हिट करी, मैंने कहा यार अब इस 240 के अंदर में तेरा पूरा महीना कैसे निकलेगा। तो वहां पे फिर मैंने जितने भी मेरे रिलेटिव थे या जितने मेरे दोस्त थे जिनको कि मैंने पैसे दे रखे थे, उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा यार मेरे को मेरी हालत थोड़ी खराब चल रही है, पैसे दो। अब वो लोग मेरे मजाक बना रहे थे उस टाइम पे कि यार तू तो बिजनेस कर रहा था भाई, तू तो 30-40 हजार रुपए कमा रहा था, तू तो हवा में उड़ रहा था कि भाई मैं तो बिजनेस करूंगा, मैं तो ये करूंगा।
आज तेरे पास ये परिस्थिति है कि तो उनसे 1,000 रुपए मांग रहा है, तो उन लोगों ने हेल्प नहीं करी, मजे लिए उस टाइम पे। सो यहाँ पे ये मेरे साथ में अलग अलग चीजें हुई उस टाइम पे। फिर मैं जॉब में था तो मैंने वहां पे जॉब करी लगभग, मेरे को याद है 4-5 महीने में गुड़गांव में रहा। अब 4-5 महीने के स्ट्रगल में मैंने 24/7 में 9 घंटे जॉब स्टार्ट करी। रात के 11 बजे मेरी शिफ्ट होती थी और सुबह के 8 बजे मैं वहां से फ्री होता था। और इसी के साथ में फिर मेरे को ऑफर मिला कि भाई आप डोमिनोज में एज ए डिलीवरी बॉय आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब मेरी परिस्थिति उस टाइम पे ये थी कि यार 20,000 भेजना है घर में, तो भाई करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। सो मैंने फिर डोमिनोज में एज ए डिलीवरी बॉय पार्ट टाइम मैंने किया। तो दिवाली के टाइम पे मेरी जो शिफ्ट थी वो 12 घंटे की हो गई थी 24/7 में। 12 घंटे 24/7 कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 6 घंटे डोमिनोज में काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रगल थे उस टाइम पे जो कि मैंने फेस करे। अब इस तरीके से जब ये इतनी सारी चीजें मैंने देखी कि यार 4-5 महीने मैंने काम किया, तो मेरा जो माइंडसेट था वो वहां से बहुत ज्यादा वीक हो गया। मेरे को उस चीज से निकलने में, खैर जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो उस जॉब को छोड़ने से अभी मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गया उस चीज को। लगभग 2023 की बात है ये और 2025 चल रहा है, तो 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के बाद में अब मुझे लग रहा है कि अब शायद मैं अपने प्राइम में हूँ। सो ये सर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मेरे स्टोरी को निकालती हैं कि अंकित अग्रावत बना कैसे, यही सारी चीजें हैं सर। राइट। तो ये आपके स्ट्रगल, आपने जो इतना स्ट्रगल किया, तो ये किसके लिए किया? बस सर, आदमी सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करता है। मुझे लगता है कि मैं स्टार्टिंग से अपनी फैमिली के पीछे वाला आदमी हूँ। मुझे था कि यार मेरी फैमिली में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि अपनी फैमिली में किसी की हेल्प कर रहा है। तो मुझे अपनी फैमिली का वो आदमी बनना था जो कि जिसको अगर कोई भी आदमी फोन कर दे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है और मेरे को हेल्प चाहिए, तो मैं बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने मैं उस आदमी की हेल्प करूं, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो ये एक चीज थी कि यार अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना है। बस इसी मोटिव से मैं अपने आप को आगे बढ़ाता रहा। राइट, क्योंकि फैमिली में आपका कोई दूसरा था नहीं करने वाला, आप ही को सब कुछ करना था। परिवार की जिम्मेदारी, सिस्टर्स की जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर थी। तो डेफिनेटली ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने घर को आगे चलाना। अब तक का जो सफर है उसमें मेजर क्या चैलेंजेस आए, या कभी आपको ऐसा लगा कि वो गिव अप वाली सिचुएशन, नहीं यार अब नहीं कर पाऊंगा मैं और नहीं होगा, या आपने कभी हार मान ली हो? सर एक बार हो तो बताऊंगी। खैर चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हुई। मैंने आपको जो स्टोरी बताई कि मैं वहाँ पे गुड़गांव में जॉब किया, उससे पहले भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल आए थे। खैर वो बिजनेस के स्ट्रगल थे, वो पर्सनल लाइफ के नहीं थे। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरी ये सिचुएशन है कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे अकाउंट में 260 रुपये बचे हुए थे। अब बिजनेस माइंड था तो वहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि यार ना एक काम करते हैं, इसको ना डिवाइड करते हैं। जब लोगों ने पैसा देना मना कर दिया, लोगों ने मना किया कि भाई हमारे पास नहीं है पैसे, खुद ही अरेंजमेंट करो, तो मैं कॉपी पेन लेके बैठा उस टाइम पे। खैर मैं लेके चलता था कॉपी पेन, क्योंकि मेरे को ये था कि यार कभी ना कभी तो बिजनेस उठेगा। तो मैं गुड़गांव में अपना सारा डायरी बुक वगैरह रखता था वहाँ पे। तो मैं नोट बनाने लगा। मेरे को ये था 260 रुपए है तेरे पास, अब तेरे को डेली इसको खर्च करना है, कैसे करेगा? तो मैंने एक चीज डिसाइड करी, मैंने कहा 30 दिन बचे हुए हैं अपने पास में, डेली का 10 रुपये खर्च करेंगे, 10 रुपए का खाना खाएंगे डेली। और 4 दिन जो बचेंगे उन 4 दिनों को बीच में डाल देंगे एज ए उपवास। अच्छा। ठीक है कि भाई एक महीना तेरे पास है, जैसे मंडे टू सैटरडे आपने खाना खाया, संडे आपने छुट्टी कर ली कि भाई आज उपवास करेंगे। तो ऐसा मतलब माइंडसेट था कि यार कर लेंगे। अब वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि आप 10 रुपए में सर्वाइव कर रहे हो, बट मैंने ये चैलेंज मेरे को मिला कि यार अब करना है। तो वहां पे मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मैं 10 बजे अपने रूम से निकल रहा हूँ जॉब करने के लिए। अब मेरी जो जॉब की लोकेशन है वो थी सेक्टर 83 के अंदर में, 82-83 के बीच में है सेक्टर गुड़गांव में। और वहां से मेरा जो रूम है वो 3 किलोमीटर दूर है। तो रात के मैं 10 बजे तैयार होकर अपने रूम से निकल रहा हूँ। बीच रास्ते में एक चाय की दुकान है, वहां से मैंने 5 रुपए का पार्ले जी खरीदा और मेरे पास एक पानी की बोतल होती थी। तो 5 रुपए का पार्ले जी लेके आया, उसको रास्ते में खाया और वो 1 लीटर पानी मैंने पिया वहां पे। और मैं जॉब करने गया 11 बजे से लगभग 15-20 मिनट पहले मैं वहां पे पहुंचा। मैंने अपना अटेंडेंस वहां पे फाइल किया और मैंने 11 बजे से मेरी शिफ्ट होती थी सुबह के लगभग 8 बजे तक। सो इस बीच में 2-3 दिन तो ये सारी चीजें चली कि भाई आप पार्ले जी में सर्वाइव कर रहे हो और मन भी मोटिवेट था कि यार कर लेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 3 दिन के बाद में हालत ऐसी हुई कि यार अब तो दर्द हो रहा है पेट में, अब तो उल्टी हो रही है, अब तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही है, और अब ऐसी हालत हो रही है कि उठा भी नहीं जा रहा। अब उस स्टोर में एक रूल था, वो रूल ये था कि आप अपनी 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर आप बैठ नहीं सकते, आपको स्टोर में ही चलते रहना है, आपको कस्टमर भी अटेंड करना है, आपको साफ सफाई भी करनी है, आपको प्रोडक्ट भी वहां पे मैनेज करना है, और आपको चोरी का भी ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें थी, तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना है। अब मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि भाई मैं एक तो खाना नहीं खा रहा, है ही नहीं खाने को, तो खाए क्या आदमी। तो वहां पे मेरे को ये था कि यार 2-3 दिन के बाद में पैरों में ऐसा दर्द हो गया था कि जो नीचे की लोअर बॉडी है
वो हार मान चुकी थी कि भाई अब नहीं होगा। तो मैं अपने मैनेजर से बहाने बना के मैंने कहा सर मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ। तो मैं जाता था, मैं उस स्टोर के बाहर में कुछ कुर्सी टेबल वगैरह थी, तो वहां पे जाके मैं ऐसे पीछे हाथ करके ऐसे हो जाता कि यार बस अब मेरे से नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि ये जो स्ट्रगल है ना, मुझे लगा था कि यार इतना नहीं होगा, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे 100 गुना अलग चीज थी। एक आदमी होता है कि मान लो आप, आपके साथ एक सिचुएशन होती है कि आप, चलो एक दो दिन आप भूखे रह लो, लेकिन आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप 3 दिन से कुछ नहीं खा रहे और आपको पता है कि अभी 3 दिन और नहीं खाने, और एक दिन तो छुट्टी है वहां से, एक दिन का तो आएगा कहाँ से वो। तो ये स्ट्रगल था वहां पे। अब इन चीजों में मैंने वहां पे, मेरे को एक चीज मिली, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा आइसोलेट हो गया था मैं, तो मैं भगवान को ज्यादा मानने लग गया। मतलब मेरी आदत हो गई कि मैं जब रूम पे जा रहा हूँ सुबह 9 बजे, तो मैं रूम पे बैठ के मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप ये, ऊपर वाले को मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या कर दिया आपने, ये मेरी जिंदगी खराब हो रही है। उस टाइम पे मैं रो रहा हूँ अपने रूम पे बैठ के कि यार मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कैसे इतना बड़ा बन पाऊंगा। जो मैंने ड्रीम देखे हैं कि भाई मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा, मुझे तो शायद लग नहीं रहा कि मैं 5 साल तक भी इस कर्जे से निकलूंगा। क्योंकि मैं उस टाइम 13,000 रुपए की जॉब में हूँ। अब आप सोचो अगर मैं 10,000 रुपए भी बचाता हूँ महीने के, तो साल में मैंने करीब 1,20,000 रुपए बचाए। और अगर मैं 5 साल काम करूंगा तो मैंने लगभग टोटल 6 लाख रुपए की मैंने सेविंग करी। और ये पॉसिबल है भी नहीं कि 6 लाख बचेंगे, तो मेरा जो कर्जा है वही 7-8 लाख रुपए का है। तो भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे को मिनिमम 7-8 साल लग जाएंगे भाई उस कर्जे से निकलने में। और उसका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर 7-8 साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 10-12 लाख हो जाएगा वो पैसा। तो मैं उसको निकालूंगा कैसे? अब हर दिन मैं उसी टेंशन में हूँ, रूम पे आ रहा हूँ, रो रहा हूँ, मैं कह यार कुछ हो नहीं पा रहा मेरे से। और जब आप इतनी सारी चीजें सोचते हो, जब आप ऊपर वाले से मानते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। चौथे दिन मैं जब गया तो मेरे को याद है 3 बजे हमारा वहाँ पे लंच होता था, लोगों का तो डिनर होता है, हमारा वहाँ पे रात के 3 बजे लंच होता था। तो सब लोग खाना खा के आ गए थे स्टोर में। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे मैनेजर ने, जो रात के मैनेजर थे, उन्होंने बोला यार तुम भी खाना खा के आ जाओ। तो मैं 3 बजे, मेरे को आधे घंटे का रेस्ट मिला, मैं 3 बजे बाहर गया और बाहर जो टेबल्स होती हैं, कुर्सी होती है, वहां पे मैं बैठा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरे को ना भूख लग रही है, मैं करूँ क्या? तो उस टाइम पे मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा ये परमात्मा, मैं तेरे को तब मानूंगा जब आज मेरे को कुछ मिले खाने का। मेरे को कोई ना कोई आदमी भेज दो, मेरे को दे पर कुछ ना कुछ खाने का मेरे को अरेंजमेंट कराए। आप मानोगे नहीं, मेरे को लगभग 2-4 मिनट हुए थे और 2-4 मिनट में एक आदमी था, उसने हमारे स्टोर से दाल चावल पैक कराए थे और उसने अपनी गाड़ी में बैठ के वो खा रहा था। सो वो जो दाल चावल है वो इस साइड में बात करते करते आया और उसने मेरी जो टेबल है उसके ऊपर रख के चला गया। अब उसके झूठे थे वो, और वो फिर वापस बात करते करते अपनी गाड़ी में बैठ के वो वहां से चला गया। अब आप मानोगे नहीं, एक भूखा आदमी जिसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, वो आदमी उस टाइम पे करेगा क्या? उसको ये था कि यार ऊपर वाले ने तो भेजा है खाना, अब ये झूठा है तो क्या हुआ भाई, भेजा है उसने तो मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा मानने लग गया था, मैंने कहा कोई बात नहीं परमात्मा, आपने भेजा है, खाएंगे हम। तो मैंने वो चुपचाप मैंने उस बॉक्स को उठाया और मैं बाथरूम की तरफ गया, वहां पे मैंने उस आदमी का झूठा खा लगा उस टाइम पे। अरे बस करो यार, क्या हुआ? वो अच्छा फिर रखते। सो वहां पे जब ये सारी चीजें देखी ना, तो वहां पे जो स्ट्रगल था वो बहुत ज्यादा अलग फील हुआ कि यार ऐसा नहीं होता एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में। अब उस दिन तो मैंने ऊपर वाले का थैंक यू किया, मैंने कहा परमात्मा आपने बहुत मदद कर दी आज तो। और उस दिन मेरी जो आत्मा थी उसको तृप्ति मिली, मैंने कहा मजा आया। चलिए थोड़ा सा ही खाया लेकिन हुआ। अब अगले दिन मेरे को ये था कि यार एक काम कर लेंगे, ऊपर वाले ने आइडिया में जो प्लान था उसमें थोड़ा चेंज कर दिया कि 3 दिन में कोई ना कोई तो खाना मिल ही जाएगा। तो मैं हर दिन 3 दिन की मैं एक रिक्वेस्ट करता था, मैंने कहा 3 दिन में कुछ ना कुछ भेज देना आप तो, 3 दिन तो मैं मैनेज कर लूंगा पार्ले जी से, 3 दिन के बाद में आप दे देना। अब मैं सुबह आ रहा हूँ 9 बजे अपनी ड्यूटी पे, 9 बजे फिर पार्ले जी, पानी पी रहा हूँ, सो रहा हूँ मैं। अब मेरे साथ सिचुएशन ये हो रही है कि मेरा जो, मैं उठ रहा हूँ लगभग 7-8 बजे शाम को, मैं अगर सुबह सो रहा हूँ तो 7-8 बजे मैं उठ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेड से खड़ा नहीं हो रहा। रीजन है क्योंकि मेरे को यह है कि यार अगर मैं उठ गया 7-8 बजे तो मेरे को भूख लगेगी। तो एक काम करते हैं, बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, अपनी एनर्जी तो बचाएं कम से कम। 10 बजे मैं उठता था, तैयार होकर अपनी जॉब पे वापस जाता था। अब इसी बीच में कहानी ये होती थी कि कई बार खाना मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। अब एक बार मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि यार ये फूड ना एक्सपायर हो गया है, जो चिप्स वगैरह थी, बिस्किट वगैरह थी, ये एक्सपायर हो गए और इनको लगभग 2 महीने हो गए, तुम इनको फेंक के आ जाओ डस्टबिन में। तो मैंने कहा सर फेंकना क्यों है, किसी को जरूरतमंद को दे दो। तो उसने बोला अरे एक्सपायर्ड फूड है भाई, बीमार हो जाएगा, किसको क्या देना है। अब उन्होंने तो मेरे को बोला कि इसको फेंक के आओ, अब वो डस्टबिन भी दूर है। मैंने कहा यार फेंकना क्यों है, अपन रहे ना जरूरतमंद। मैंने कहा बीमार ही तो होंगे भाई, इससे ज्यादा मरने की हालत तो क्या होगी, क्या आप भूखे मर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मरना है, बीमार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाना है। तो वो जो एक्सपायर्ड फूड है, जो 2 महीने जिसको एक्सपायर हो चुके हैं, वो फूड मैंने वहां पे कंज्यूम किया। अब मेरे लिए चैलेंजिंग ये थी कि उस चीज से मेरे को खैर हुआ भी नहीं कुछ। वो कहने की बात होती है कि एक्सपायर्ड फूड से आपको कुछ होता है बॉडी में, लेकिन मेरे को कुछ वहां पे फील नहीं हुआ।
मेरे को ये था कि यार ऊपर वाला दे रहा है, अगर आप सच्चे दिल से मांगोगे तो मिलेगा। मिलेगा। मैंने उस टाइम पे फिर ये जो आइडिया था कि एक्सपायर्ड फूड वाला, ये भी खैर बंद हो गया 2-4 दिन में। तो फिर वहां पे जो डस्टबिन के अंदर लोग खाना डालते थे ना, मैं चोरी चुप के वो खाना खा रहा था उस टाइम पे। क्या आप ये अपनी सच्ची स्टोरी बता रहे हो? बिल्कुल कि सही है। आप सिर्फ स्क्रीन पे कहने के लिए नहीं सर, ये जेन्युइन बात है सर, जो हुआ है ना। मैं तभी तो कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। खैर मुझे याद है कि जिस टाइम पे मैं रूम पे बैठा हुआ हूँ, तो उस टाइम पे मैं बैठ के ये सारी चीज सोच रहा हूँ कि क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को बताया करते हैं कि बच्चे, आप उन लोगों को देखो जिनके पास खाना नहीं है, और आप ये सारी चीजें आप वो खुद एक्सपीरियंस बता रहे हैं जो हम दूसरों को कहा करते हैं। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आपकी स्टोरी। नहीं सर, मैं जेन्युइन बताऊं, आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है लाइव, लेकिन मैं नर्वस नहीं हूं अंदर से। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इसी तरह के एक पॉडकास्ट मैंने अपने रूम पे बैठ के पता नहीं कितने बार दे चुका हूँ। और ये एक विजुअलाइजेशन आपकी होती है, मैं मानता हूँ उस चीज को। आज जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख चुका हूँ मैं, कि यार मेरे को एक होस्ट होगा जो मेरे से ये सारी चीजें पूछेगा और उसका मैं ये जवाब दूंगा। और उस टाइम पे जब ये स्टोरी चल रही थी, जब मैं उस कैरेक्टर में था कि यार मेरे को ना खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं ये समझ रहा था कि यार एक ना एक दिन आएगा जिस दिन अपनी सुनाएंगे किसी ना किसी को, और लोगों को लगेगा यार स्ट्रगल तो है। मैं हमेशा से ये चाहता था कि लोग मेरे से इंस्पायर हों। लेकिन जब आप एक ड्रीम देखते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ता है। आज अगर लोग मेरी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं तो उसके पीछे मैंने वो स्ट्रगल किया है। अब जब आप इतनी सारी चीजें देखते हो तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। मेरे साथ भी ये सारी चीजें हुई है वहां पे। अब जब मैं वहां पे एक जॉब कर रहा हूँ 24/7 में, तो वो शिफ्ट मेरी उस टाइम पे 9 घंटे की थी। उस टाइम पे दिवाली आ गई। दिवाली पे एक डोमिनोज के एक मैनेजर थे, वो हमारे स्टोर में आए, और वो उनका ही जो छोटा भाई है वो स्टोर में काम करता था। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि यार तुम्हारे स्टोर में अगर कोई लड़का है जो कि 2-4 घंटे डिलीवरी बॉय का काम कर सकता है, तो 25 रुपए एक ऑर्डर पे मिलेंगे, जो कि डोमिनोज देता है, और तुम उसको लगवा सकते हो। अब उसने मेरे को बताया कि भाई अगर किसी को करना है तो बता। अब मैं उस टाइम पे ये था कि मैं सोच रहा हूँ यार खाना पीना कोई बात नहीं, कम से कम गाड़ी तो मिलेगी चलाने के लिए। मैं उस एक्साइटमेंट में मैंने अप्लाई कर दिया, और मेरे को ये था कि यार यहाँ से 5-6 हज़ार रुपए आ जाएंगे। उस पैसे को, अपनी जो सैलरी है 13 हज़ार रुपए की, उसमें से 3,500 रुपए अपने रूम में जा रहे हैं, 10 हज़ार घर में भेज रहा हूँ, 5 हज़ार और भेज दूंगा। मेरे को ये था 15 हज़ार घर में चले जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। अब खाने पीने की फिर टेंशन है कि यार जब तू सारी सैलरी घर भेज रहा है तो खुद क्या खाएगा। तो वहां पे फिर वो मैंने माइंड लगाया, मैंने कहा यार, मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर टिप विप भी मिलती है क्या यहाँ पे डोमिनोज में? तो उन्होंने बोला अगर किसी के घर जाओगे और थोड़ी सी ऐसी गरीब वाली हालत लेके जाओगे तो कोई दे ही देगा। उनने मेरे को एक चीज बोली, अब मेरे को लगी, मैंने कहा यार अपनी शक्ल भी ऐसी हो रही है। उस टाइम पे मेरे बाल बड़े बड़े हो रहे थे, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी हो रही थी। मेरे को 3-4 महीने हो गए शेविंग वगैरह करवाई उस टाइम पे। तो लोगों को लगता था यार ये मतलब बहुत गरीब आदमी है। तो अगर मैं किसी के घर जा रहा हूँ डिलीवरी करने, तो कोई मेरे को एप्पल दे रहा है, किसी ने मेरे को 5 रुपए दे दिए, किसी ने 10 रुपए दे दिए, और मैं उस टाइम पे ये नहीं समझ रहा कि किसी आदमी ने दिए। मैं समझ रहा हूँ कि साक्षात प्रभु बैठे हैं जो गेट के साइड में से आपके लिए एप्पल लेके आ रहे हैं। सो ये जो सारे चैलेंजेस थे वो स्टोरी में थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर्दी के टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे पास एक पुराना, मेरा 2 साल पुराना एक हुडी थी, जो कि 300 रुपए की मैंने मीशो से या फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाई थी। उस हुडी, अकेली हुडी से मैंने डिलीवरी करी है उस टाइम पे रात में। सो मेरा शेड्यूल ये होता था कि 2 बजे दिवाली के टाइम पे, दोपहर के 2 बजे मैं अपने रूम पे निकल रहा हूँ और मैं डोमिनोज जा रहा हूँ 2 बजे से लेके, और शाम के लगभग 8 बजे तक मैं डोमिनोज में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। 8 बजे मेरी शिफ्ट हो जाती है 24/7 की स्टार्ट। तो रात के 8 बजे से लेके और सुबह के 8 बजे के बीच में ये 12 घंटे मैं 24/7 में काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये था कि यार मैं लगभग 18 घंटे 16 घंटे में डेली काम कर रहा हूँ वहां पे, और मेरे को थकान नहीं हो रही है। अब थकान क्यों नहीं हो रही है? तो हर दिन मैं अपने आप से एक ही चीज कह रहा हूँ, मैंने कहा परमात्मा मेरे को मरने मत देना बस, क्योंकि मेरे पीछे कोई है नहीं। मैं भूखा रह लूंगा, मैं दर्द सह लूंगा, लेकिन मेरे को मरने मत देना बस, क्योंकि पीछे कोई है नहीं आदमी। जब इतनी सारी चीजें हुई तो वो चीज फिर आदत में आ गई। मैंने कहा अब भूखा रहना 3-4 दिन में कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो टिप मिल जाती थी कई कई बार 10-5 रुपए, तो उससे कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी कोई चिप्स कुरकुरे वगैरह खा लिए, तो उससे गुजारा हो रहा था उस टाइम पे। तो ये मेरे कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस थे जिन्होंने कि मेरे कैरेक्टर को वहां पे बिल्ड किया। और वहां से फिर एक विजन आया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा बिल्ड करना है ना, जो प्लेटफॉर्म तो सोच रहे हैं ना उसको इतने अच्छे लेवल पे लेके जाना है कि कल को जिस लेवल पे मैं आज बैठा हुआ हूँ, मेरे पास आज कुछ नहीं है, मेरे पास कोई फैमिली में कोई आदमी नहीं है जो मेरे को हेल्प करे, तो लोगों को तेरे को इतना बड़ा बिल्ड करना है ना कि जो भी लोग तेरे प्लेटफॉर्म में आए ना, उनके साथ ये सिचुएशन ना हो कि वो एफिलिएट में आने के बाद में वो दोबारा नौकरी करनी पड़े हों। तो वहां से ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं। राइट।
सुबह से आपने इनकी ये स्ट्रगल और चैलेंजेस अंकित जी के आपने सुने, और मुझे लगता है ये वाकई बहुत मोटिवेशनल पॉडकास्ट है, बहुत जुनून से भरा हुआ पॉडकास्ट है, क्योंकि हर एक ऊंचाई की कोई भी व्यक्ति एक ऊंचे लेवल पे पहुंचता है जो उसका उसका जो बेस होता है वो बहुत संघर्ष से भरा होता है, उसको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर अगर उसको ऊपर जाना है तो। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले स्किल्स की, क्योंकि उन्होंने अपने अपने स्किल्स को पहचाना, अपनी अपनी अंदर की अच्छाइयों को जाना, उनकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी को जाना, जिससे वो आगे बढ़ने में उनको सफलता हासिल हुई। यहाँ पर हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। तो अंकित जी, आज के समय में हमारे यूथ को स्किल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है? सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैंने खैर डिग्री के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं 10वीं पास आउट आदमी हूँ। और जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जो कि बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। मेरे पास ये था कि यार उस टाइम पे मेरे पास एक घर है, बस एक अपनी छोटी सी दुकान है और मैं उसी के अंदर मेहनत कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरी फैमिली में मुझे नहीं लगता कोई आदमी ऐसा था जिसने कि मेरी हेल्प करी होगी। और मेरी लाइफ के जो ये 7 साल थे, अभी खैर मेरा स्ट्रगल अभी खत्म हुआ है 2024 में। 2024 से पहले के जो मेरे 7 साल है, उन 7 सालों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐसी सीखी। मैंने कहा यार इस वजह से अपने को स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उन लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई बिना स्किल के आप अपनी लाइफ में वो लग्जरी नहीं हासिल कर सकते जो कि आपको चाहिए। क्योंकि डिग्री से आपको एक लिमिटेड पैसा आएगा। इनफैक्ट आप अगर खुद सोचो, आज से अगर मान लो 10 साल पहले आपको कोई इंसान मिलता आपके ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में और आपको कहता है कि कौशल जी आपको ना बोलने से पैसा आएगा, तो क्या आप उस टाइम पे उस आदमी की बात मानते? यार पागल है क्या यार, बोलने से कब कौन सा पैसा आ रहा है, मैं तो इतना बोलता हूँ मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आज आप बोल रहे हो आपको पैसा आ रहा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरे को पैसा आ रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी एक स्किल है जिसके ऊपर हमने पिछले बहुत सालों से हमने काम किया है। करेक्ट। सो इसीलिए जरूरी है कि आपको स्किल डेवलपमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि डिग्री की एक लिमिटेशन है, आप इतना ही कमाओगे। लेकिन इन स्किल, अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है और हार्ड कोर स्किल आपने उसको अचीव कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको करोड़पति बनने से कोई चीज रोक सकती है। राइट। क्या गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है? मुझे सर नहीं लगता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक स्किल है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है लीडरशिप स्किल। अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ अगर लागू कर दी कि भाई हर स्कूल कॉलेज में या फिर ये सारी चीज़ें अगर पब्लिकली हो जाएंगी, भाई स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी और आदमी को लीडरशिप समझ में आ जाएगी, तो गवर्नमेंट का काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हर आदमी लीडरशिप समझ जाएगा ना, तो कोई भी आदमी फॉलोअर बनना ही नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम नहीं कर रही है, और इन फ्यूचर में अगर करे तो बढ़िया ही है, क्योंकि इससे हमारे देश का ही विकास होने वाला है। मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या फिर एनएसडीसी जैसे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक यूथ को स्किल देने में लगे हुए हैं। काफी उनके प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट चला रही है, उनके बारे में कुछ कहना है आपका? सर मेरा ये मानना है कि जितनी भी ये सारी स्कीम्स होती हैं, ये मेनली टीयर 1 में ही अच्छी लगती है और वहीं पे ही होती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं जिस एरिया से आता हूं, खैर मैं टीयर 2 सिटी से हूं, लेकिन दिक्कत ये है ना, टीयर 2 सिटी में होने के बाद में मेरे को आज तक इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं चला। मैं बहुत सारे लड़कों से लड़कियों से मैं खैर मिलता जुलता रहता हूँ। सो मैं जब उन लोगों से बात करता हूँ भाई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है, आप ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी पे आप काम करो, आप ये स्किल डेवलपमेंट में जाओ, तो वो मेरे को कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमारे स्कूल में तो आज तक कभी बात ही नहीं हुई, हमारे फैमिली में भी बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक ब्रांड बनाने के लिए, एक ब्रांडिंग बनाने के लिए, एक मार्केटिंग के लिए अच्छी लगती हैं, और ये खैर अगर हो भी रही है तो टीयर 1 में हो रही हैं। मुझे नहीं लगता टीयर 2 या टीयर 3 में इन सारी चीज़ों का कोई इस टाइम पे इम्पैक्ट हो रहा है। अगर कर दे टीयर 1, टीयर टू या टीयर 3 में अगर ये सारी चीज़ें अगर कर देती है तो बढ़िया ही चीज़ है सर। अंकित जी, आपके हिसाब से आज के स्कूल्स और कॉलेजेस स्किल डेवलपमेंट के शिक्षा देने के लिए पर्याप्त हैं? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट का बताया, अगर स्कूल और कॉलेज में अगर लीडरशिप या फिर कम्युनिकेशन या फिर मार्केटिंग सेल्स के बारे में, इनके बारे में अगर नॉलेज दे दी जाती है तो बच्चे फिर पढ़ाई नहीं करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े ये एम्पायर्स बना के बैठे हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े एडटेक वाले हैं, इन लोगों के माइंडसेट में एक चीज है कि जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों को लूप में रखो। लूप क्या है? आप एक चीज सोचो, अगर कोई आदमी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के पीछे कितने ज्यादा चांसेस है? मुझे लगता है शायद 1% भी नहीं है, 1% से बहुत कम होता है। अगर आदमी कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको 4-5 साल बीत जाते हैं प्रिपरेशन करते करते।
लेकिन फिर भी वो हार क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसको उसके कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले मोटिवेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं आप इस साल बन ही जाओगे। सो मैं ये थोड़ा सा मानता हूँ कि भाई ये चीजें स्कूल और कॉलेजेस वाले फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इससे बिजनेस खत्म हो जाएगा। अभी उनका जो बिजनेस चल रहा है वो गवर्नमेंट एग्जाम से ही चल रहा है। तो अगर वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो सारे बच्चे मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, और उनका फिर आईआईटी, जेई, नीट, इनकी कौन प्रिपरेशन करेगा? बिल्कुल, तो इसलिए गवर्नमेंट का या स्कूलों का स्किल के ऊपर फोकस ही नहीं होता। उनका जो फोकस होता है वो स्टडीज के ऊपर होता है, वो किताबों के ऊपर होता है। अभी जो स्किल की अगर हम बात करें तो विदेशों में आज भी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम होता है। बच्चों को उनकी छोटी एजुकेशन में ही, छोटे क्लासेस में ही स्किल के ऊपर जोर दिया जाता है, जो कि हमारे भारत में अभी उतना फोकस नहीं किया जाता, अगर हम भारत के स्कूलों की बात करें तो। प्रॉब्लम ये है ना सर, वहां पे जो माँ बाप होते हैं ना, खास करके अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए में जो माँ बाप हैं, वो बच्चे की 12, 13, 15 साल की जब वो टीनेज में होता है ना, तभी उसको कहते हैं भाई खुद कमाओ खुद खाओ, हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। लेकिन वो कल्चर है, वो इंडिया में चलता नहीं है। रीजन है क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारी इतनी केयर करते हैं कि उनको ये लगता है बच्चा अगर 30 साल का भी हो गया ना तो हमारा ही बच्चा है अभी, इसको स्ट्रगल ना लगे, इसको बाहर की हवा लगे ही ना। तो वो हमारी इतनी केयर कर देते हैं कि उस केयर की वजह से आदमी इतना ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि वो ध्यान नहीं दे पाता। राइट। ये सारी चीजें इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर जो माइंडसेट है लोगों का, वो उनका एक ही स्टार्टिंग से बना हुआ है कि भाई पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ, मर जाओ। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो। आपके हिसाब से ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल है? सर मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी आपका पैशन है जो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि वो पैशन फिर आपके लिए कोई काम का है नहीं। क्योंकि मान लेते हैं अगर मैं हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ और मेरे को अगर बात करने से पैसा नहीं आ रहा, तो चलो ये मेरा पैशन है, इसके लिए मैं ये पॉडकास्ट में आया हूँ, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पैशन के ऊपर पूरा पूरा फोकस दे रहा हूँ, अपनी लाइफ का सारा टाइम अगर मैं इस पैशन पे दे रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ जो भी पर्सन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी एक आय का स्रोत बनाओ। आपके पास पहले पैसा आए, उसके बाद आप अपने पैशन पे काम करो। और अगर आपको करना है तो आप अपनी लाइफ का 10-20% का ही टाइम वहां पे दो। देखो, अगर आपका पैशन आपको पैसा कमा के नहीं दे रहा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पे टाइम देना चाहिए। और ये यूट्यूबर्स की मत सुनो जो आपको मोटिवेशन में बोलते हैं कि भाई पैशन से आप खुश रहोगे। सर, पैसे से खुशी आती है। अगर आपके घर में मान लो शाम की अगर खाना नहीं बना है ना आपके घर में, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पैशन आपका पेट भरेगा। सो जरूरी है कि पहले आप पैसे के बारे में सोचो, ना कि अपने पैशन के बारे में। अगर आपका पेट भर रहा है तो ये सारी चीजें पेट भरने के बाद की होती हैं। कि आपको गिटार अच्छा लगता है तो आप खाना खा के गिटार बजाओ, लेकिन आप भूखे पेट गिटार बजाओगे तो कितना बजाओगे? सही बात। उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। तो यही सारी चीजें हैं सर। सही कहता। अंकित जी, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उसके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है, या वो बहुत डायरेक्शनलेस फील कर रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? सर, मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला ये था कि जिस टाइम मैंने स्ट्रगल किया, सो वहां पे मैंने एक चीज पकड़ी। मैंने कहा यार, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। मैं जो खाना खा रहा हूँ, मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, मैं जो सारी चीजें कर रहा हूँ, वो मेरे थ्रू हो रही हैं। अगर कोई आदमी डायरेक्शनलेस है तो उसमें किसकी गलती है? अगर देखी जाए तो आज अगर मान लेते हैं मैं, अगर मेरा वेट कम है, तो उसमें किसकी गलती मैं मानूंगा? मैं अपने माता पिता को थोड़ी बोलूंगा यार तुम्हारी वजह से मैं, मेरा शरीर नहीं बन पा रहा। इसमें मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। राइट। अब कुछ लोग कहते हैं यार हमारे पास न्यूट्रिशन के लिए पैसा नहीं है, तो कमाओ भाई, किसने रोका है आपको? ये आप ही की प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कितना ही डायरेक्शन की तरफ आप जाओ, आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको डायरेक्शन लेस, अगर आप इस टाइम पे हो और आपको अगर उधर से निकलना है, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैंने ली थी तो आज मैं बन चुका हूं। अगर आप भी लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी स्पीकर को सुनने की जरूरत है, इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लो, ये जरूरी है। आज की रील्स वाली मोटिवेशन और असली मोटिवेशन में क्या अंतर है? सर, असली जो मोटिवेशन है, मैं इसके ऊपर खैर मैं अपना ये एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लियर करूंगा। जब आपको कोई चीज अंदर से अगर आ रही है कि यार मैं अपनी फैमिली में सबसे गरीब बच्चा हूं और मेरे को सबसे अमीर बनना है, तो ये है रियल मोटिवेशन। लेकिन आपने किसी की ऐसी रील देखी है कि यार ये आदमी जीरो से हीरो बन चुका है और मेरे को बनना है, तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो एक लिमिटेड है। रियल जो मोटिवेशन है वो आपको किसी भी वीडियो से नहीं आएगा, किसी से भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आया, आपको भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रियल में मोटिवेशन चाहते हो तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा कि यार मैं इस टाइम पे किस जगह पे बैठा हूँ। लोग गलती क्या कर रहे हैं ना कि वो रील्स में इतने ज्यादा पागल हो रहे हैं। इनफैक्ट आप खुद भी अगर
देखोगे आज के टाइम पे, अगर आपने खुद ने रील ओपन करी है, आपने पहली रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, तीसरे के बाद अगर आप 15वीं रील तक जाते हो तो आपको याद ही नहीं है कि आपने दूसरे या तीसरे लेवल पे मतलब किसकी रील आपने देखी थी। और अगर कोई आदमी इतना याद भी रख रहा है ना, तो वो आदमी को फिर अपने माइंड को खराब नहीं करना चाहिए। अगर किसी का मेमोरी है ना, अगर इतनी अच्छी है कि भाई वो सारी रील्स को याद रख रहा है, तो वो आदमी तो और ज्यादा गलती कर रहा है, क्योंकि आप इतना ज्यादा अलग अलग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। कोई आदमी वो आपको कह रहा है ट्रेडर बनो, कोई आपको कह रहा है आपको जॉब करनी चाहिए, कोई कह रहा है कंटेंट बनाओ। तो जब आप इतने सारे लोगों की भी सुन रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सबसे बढ़िया ये है, आप सबसे पहले ये चीज जानो कि भाई मैं इस टाइम पे किस लेवल पे बैठा हुआ हूँ। अपनी असलियत वाली जो जिंदगी है ना, उससे आप मोटिवेशन लो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। देखिए आज का जो समाज है वो रील देख देख के पागल हो रहा है। बहुत रील देख रहा है हर आदमी। 2 मिनट रील देखने बैठोगे तो 1.5 घंटा लग जाता है। आदमी रील पे रील देखता देखता रहता है। अरे उससे मिलता है कुछ नहीं है। अटेंशन स्पैम जो है बहुत कम हो चुका है आज। अगर हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो मुझे पता है कि भाई 15-20 मिनट के बाद में आदमी वीडियो बंद कर देगा, क्योंकि उसको एक नोटिफिकेशन आएगा कि दिस पर्सन सेंड यू ए रील, तो वो अपने फ्रेंड की वो रील देखने में बिजी हो जाएगा, और वो रील को देखते देखते उसको पता ही नहीं जाएगा वो किस लूप में आ चुका है। आदमी गोल बनाता है, इंसान गोल बनाता है। गोल बनाना तो बहुत आसान होता है, मगर उस गोल को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, मैं ये मानता हूँ कि चीजें ना जब आप पेपर में लिखते हो ना तो बहुत ज्यादा आसान लगती हैं। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 करोड़ ऐसे ऐसे आएगा, लेकिन जब उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब वहां पे कान खड़े होते हैं कि भाई ये कैसे होगा। क्योंकि एग्जीक्यूट करना बहुत अलग चीज है। नॉलेज आपको हर आदमी दे सकता है। आज के टाइम पे अगर आप किसी भी चाय वाले की दुकान के पास जाओगे तो लोगों के पास इतने बिजनेस आइडिया हैं वहां पे बहुत। कि ये कर लो, अगर हमने उस टाइम पे ये कर लिया होता तो हम ये कर लेते, हमारे दादाजी ने वो जमीन बेचती ही नहीं तो आज भी हम करोड़ों में कमा रहे होते। तो उनके पास बहुत आइडियाज हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर होता तो आज वो वहां पे बैठे नहीं होते। तो ड्रीम या गोल बनाना आसान है, लेकिन आप ये चीज देखो, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल गोल बनाओ। ये नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर मर्सिडीज मिल जाएगी। ये नहीं होता कि आपने अगर आज ये बिजनेस स्टार्ट किया तो 3 महीने 6 महीने में आप अपना खुद का घर ले लोगे, ऐसा नहीं होता है। आज अगर कौशल जी आप अपने बारे में देखो, अगर आज आपकी जो एज है वो 30-35-40 साल के बीच में है, तो आपको भी सेटल होने में कुछ साल लगे हैं। करीब करीब 10 साल आपने भी स्ट्रगल किया है, अपने आप को घिसा है, तब जाके आज शायद आप अपना खुद का घर अफोर्ड कर रहे हो, आप अपनी खुद की गाड़ी अफोर्ड कर रहे हो। तो ये जो ड्रीम है, जो आपने सोचा था कि मैं अभी मेरे को 1 साल हुआ है जॉब करते हुए और मैं बाइक ले लूंगा या मैं घर ले लूंगा, तो ये चीज एग्जीक्यूट करने में आपको कितने साल लग गए। तो ये अलग चीजें होती हैं सारी की सारी। जो भी समय लगता है वो एग्जीक्यूशन में लगता है। अब गोल तो बना लेता है इंसान, मगर एग्जीक्यूशन में बहुत मेहनत लगती है, और जो रिजल्ट आता है वो एग्जीक्यूशन से ही आता है। बिल्कुल सर, सही बात है। अंकित जी, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या स्किल डेवलपमेंट से या अपने स्किल्स को बढ़ाने से बेरोजगारी कम हो सकती है? चांसेस तो हैं सर। मैंने जहां तक देखा है, अगर कोई आदमी किसी लेवल पे बैठा हुआ है, खास करके पैसा कमा रहा है, तो उस आदमी ने शायद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अगर दिया भी होगा तो उसने उस एजुकेशन सिस्टम से इतना कुछ बनाया नहीं है। आज अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो भाई मैंने 10th में साइन थीटा कोस थीटा ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने पढ़ी थी, लेकिन आज प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आ रही है, आती भी नहीं है। वो सिर्फ आपको एक डिग्री के लिए जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि जरूरी है, और अगर आपने स्किल सीख ली तो आप बेरोजगारी से बच सकते हो। रीजन है क्योंकि देखो, फ्रीलांसिंग करके मान लेते हैं अगर मेरे को कंटेंट बनाना आता है तो मैं लोगों का कंटेंट बना सकता हूँ। अगर आप एक ब्रांड है, आपको प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं यूजीसी आपको दे सकता हूँ बना के। मेरा तो काम है भाई, मेरे को आता है, तो मैंने आपको बनाया, एक वीडियो के मैंने 1000 रुपए चार्ज करे। आपने फ्रीलांसिंग से, अब आप सोचो दिन में आप 5 वीडियो बना रहे हो, दिन का 5000 रुपए कमा रहे हो आप, महीने का 1.5 लाख होता है। टैक्स हटा भी दोगे तो भी 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए आपके पास आराम से बचेगा। तो ये क्या है, ये मुझे लग रहा है ये तो कोई स्किल ही है आपकी, ये कोई डिग्री तो है नहीं। और कंटेंट बनाने के लिए मुझे लगता है आपका कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं कि आपको इस स्कूल या कॉलेज से साइन आपको चाहिए। सो हो सकती है सर, मुझे लगता है बेरोजगारी आराम से कवर अप हो जाएगी, लेकिन तब होगी जब सारे लोग मिलके काम करें, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली। और हर एक चीज के पीछे एक माइंडसेट भी होना चाहिए, है ना? लोगों में नहीं है सर, लोरी में चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली तो वही चीज है। हाउ आर यू फीलिंग एज एन एंटरप्रेन्योर? खैर, ये आपने मेरी दुखती नस दबा दी। ये जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, खास करके जितने लोग बिजनेस ओनर हैं, उन लोगों के साथ एक सिचुएशन है कि वो लोग ना अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। और मैं भी अगर इस लेवल पे बैठा हुआ हूँ, देखो आई एम द फाउंडर ऑफ वी स्किल भारत, तो मैंने कंपनी स्टार्ट भी करी है और मैं उसको एज ए सीईओ चला भी रहा हूँ। सो एज ए एंटरप्रेन्योर आपके साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप किसी को बता नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लेते हैं अगर मैंने सेल करी कंपनी के अंदर में,
जो भी लोग सेल करते हैं प्लेटफॉर्म में, हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं, तो वो लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो उन लोगों के लिए हमें पूरा बैकएंड जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, हमको सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ता है। अगर उस आदमी ने सेल करी तो उसको पैसा भी डालना पड़ेगा। अब हमारे पास होता क्या है कि मान लेते हैं मेरे को 1 तारीख पे किसी की सैलरी मेरे को डालनी है, और मेरे को डालनी ही है, लेकिन मेरे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 3 तारीख को। तो बहुत सारी जो बिजनेस ओनर होते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसे खत्म हो गए एकदम से। अचानक से किसी आदमी का फोन आया कि यार मेरे को इतना पैसा चाहिए, किसी एजेंसी ने बोला भाई हमारा पेमेंट आप कंप्लीट करो, और आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो लीगली आपके ऊपर कुछ ना कुछ फाइल वगैरह करेंगे। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके साथ अलग अलग स्ट्रगल है। आप अपनी फैमिली को अगर बताओगे कि यार मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपकी फैमिली खुद डिमोटिवेट होगी कि यार हमारा बच्चा इतना मेहनत क्यों कर रहा है, हमने तो नहीं कहा भाई तेरे को मर्सिडीज लेनी है, ऑल्टो चला ले। तो एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीजें हैं सर। सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो ये है कि आप काम कर रहे होते हो लेकिन आपको लगता है कि यार अभी तक काम हुआ ही नहीं है। और ये मुझे लगता है बिजनेस में ही होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको दिख जाता है 12 घंटे पढ़ लिए अब छोड़ते हैं, सोते हैं अब। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो आपके साथ में एक चीज ये होती है कि यार जितना कर लेना उतना कम है। तो ये दर्द है। खैर मैं इसके ऊपर फुल डिटेल बाद में कभी बताऊंगा आपको पर्सनली। लेकिन ये है छोटा सा, अगर मैं बताऊं सर, ये मान लो कि हर दिन ना बहुत अलग चीजें होती हैं। हर दिन एक नया चैलेंज हर दिन का, कभी पैसे का, कभी लोगों का, कभी सपोर्ट का, कभी टीम का, बहुत चीजें होती है। जो लोग कर रहे हैं बिजनेस, जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको तो पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट। एज पर यू, व्हाट इज द बेस्ट बिजनेस इन 21st सेंचुरी? सर मेरी जो नॉलेज है, मैंने जितना मार्केट को समझा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जितने बिजनेस कमीशन बेस्ड हैं वो बिजनेस इस टाइम पे बहुत पैसा दे रहे हैं। पहले भी खैर दे रहे थे, लेकिन 21st में तो देखो है। मैंने जैसे बताया कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करा था अपना जरिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक बुक वहां पे सजेस्ट हुई थी कि 21st सेंचुरी का बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय, ऐसा एक बुक का नाम था। तो मैंने उसको पढ़ा, तो उसके अंदर वो जो बुक है वो किसी नेटवर्क मार्केटर ने शायद लिख रखी है, उसके अंदर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। बट मैंने उस चीज को समझा, मैंने कहा इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो वो बताना चाह रहे थे कि आज के टाइम पे अगर आप कमीशन पे काम कर रहे हो किसी भी जगह पे, तो आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे। भाई अगर रियल एस्टेट वाला एक आदमी है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको ना तो बनानी पड़ रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है। तो मैं ये मानता हूँ अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो आपके लिए कमीशन बिजनेस बहुत बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। अगर मान लेते हैं आप पॉडकास्ट कर रहे हो जैसे, तो मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने आपको बोला, मैंने कहा कौशल जी मैं आपको क्लाइंट देता हूँ, आप मेरे को कुछ कट दे देना। आपने बोला 10% दे दूंगा। सो ये क्या है, मैंने ना तो पॉडकास्ट सेटअप बनाया, ना मैंने पॉडकास्ट लिया, मैंने सिंपल कस्टमर को आपसे कनेक्ट कर दिया। सो ये जो कमीशन बेस्ड बिजनेस है, मुझे लगता है ये 21वीं सदी के अंदर तगड़ा प्रॉफिट आदमी को दे सकता है। मगर कमीशन बिजनेस की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, बिकॉज सेटअप आपका नहीं है। अगर आपका खुद का सेटअप होगा तो शायद आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं। मगर कमीशन बिजनेस की हमेशा एक लिमिटेशंस रही हैं। सर लिमिटेशन है, लेकिन एक चीज है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। हाँ, ऑफ कोर्स। ये रिस्क होता है नहीं इसके। अगर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, हाँ। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट, भाई अगर आप कंपनी स्टार्ट करोगे, जैसे मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार हम ना आप ही के जैसा प्लेटफॉर्म बना लेंगे। मैंने कहा बना लो भाई, इजी होता तो शायद मेरे को ही 2-3 साल नहीं लगते, मैं भी शायद 1-2 महीने में बना लेता। सिर्फ वेबसाइट बनाने से या फिर आप इंस्टाग्राम बना लोगे उस चीज का, उससे आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके बिजनेस को बनाती हैं। राइट। सो अगर आप नॉर्मल किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में एज ए कमीशन पे अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए देखो कोई भड़कबाजी नहीं है उसमें, सारी चीजें कंपनी मैनेज करेगी। आपको तो सिर्फ प्रमोट करना है। आप प्रमोट भी नहीं कर सकते हो तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। अंकित जी, आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। वी स्किल भारत के नाम से एक प्लेटफॉर्म आप रन करते हैं, इसका विजन क्या है? सर सबसे पहले तो अगर मैं प्लेटफॉर्म के बारे में अगर नॉर्मल बायोग्राफी अगर मैं बताऊं, तो हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर की, जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म क्या होते हैं मेनली, जैसे फिजिक्स वाला है, बायजूस है, अनअकैडमी है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये करके रहे हैं, ये आपको कंपटीशन की, आपको कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, आपको क्लासेस देते हैं जिनसे कि लोग कंपटीशन में या फिर डिग्री के ऊपर काम करते हैं। मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो मेनली डिपेंडेंट है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में। मैं मार्केट के अंदर वो चीज लेके आना चाहता हूँ जिससे कि भाई मैं बनाऊं, मेरे को अगर कम्युनिकेशन आती है तो मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लोग होंगे जिनको सीखनी है, लेकिन वो जो सारी चीजें हैं वो आपको स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। तो हमने वी स्किल भारत के अंदर हमने ये सारे कोर्सेज हमने डाले हुए हैं, और हमने नाम ही ऐसा सजेस्ट किया है कि हम अपने देश के साथ में खड़े हुए हैं, वी स्किल भारत। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म का, ये मैं बैठा हुआ था और इसके पीछे एक स्टोरी भी है छोटी सी, कि मैं एक नाम सोच रहा था यार मेरे को प्लेटफॉर्म ओपन करना है लेकिन नाम क्या रखूं।
तो जब आप कोई ऐसा अनप्रोडक्टिव काम करते हो तभी आपको आइडिया आता है। तो मैं नहा रहा हूँ, नहाते नहाते मेरे माइंड में आया, मैंने कहा अपना विजन क्या है। उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा अपना विजन है अपने को देश के लिए स्किल डेवलपमेंट रखनी है। मैंने कहा वी स्किल भारत, मैंने कहा करते हैं इसके ऊपर काम। तो मैंने उसके ऊपर फिर डोमेन देखा, तो WE हमने पहले देखा तो वो मेरे को मिला नहीं, तो मैंने वी वहां पे सिलेक्ट किया। मैंने कहा थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। सो इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम मेनली स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के साथ हम एक चीज और ऑफर कर रहे हैं जो मुझे लगता है मार्केट में कोई एडटेक प्लेटफॉर्म इस टाइम पे नहीं दे रहा है। वो चीज है कि हम अपने एफिलिएट्स को, यानी अगर कोई भी पर्सन हमारे प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन करने के बाद में अगर वो हमारे कोर्सेज को किसी और को प्रमोट करता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी है जिसने आपका लीडरशिप वाला कोर्स परचेज किया, मान लेते हैं उसने लीडरशिप सीखी और उसने अपने किसी फ्रेंड को वही जो पैकेज है वो उसने रेकमेंड किया, तो जितने का वो पैकेज होता है हम उसका 95% का उस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक ये है, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि भाई इतना ज्यादा कमीशन क्यों दे रहे हो। क्योंकि सर मैंने जिस टाइम स्ट्रगल किया ना, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मार्केट में उस टाइम कोई भी पैसा नहीं दे रहा था। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिल भी रहा था तो 70%, 60%, 80%। मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मैं वो प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 95% से ज्यादा का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और हम दे रहे हैं तो लोग हमारे पास आ भी रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक एक बिजनेस मॉडल है। हमारा इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव यही है इस बिजनेस मॉडल का कि हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें और हम अपने देश के लिए वो सारी चीजें बना पाएं जो कि हमारे देश के युवा को जरूरत है। अंकित जी, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्किल के दम पे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया हो? प्रभु, मैं तो आपके साक्षात साक्षात सामने बैठा हुआ हूँ। खैर मैंने भी जो भी सारी चीजें मैंने अचीव करी हैं, मुझे लगता है भाई ये प्रॉपर 10% मेरी स्किल होगी, 90% उस परमात्मा की मेहरबानी है। खैर वही चीजें बनाता है। और मैंने तो खैर सारी चीजें मैं डेस्टिनी में मानता हूँ, सारी चीजें प्री डेस्टाइन होती हैं, और मुझे जो भी कुछ मिला है वो सब उस परमात्मा ने रच रखा था। बस मेरे को तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना था। बट अगर अगर आप नहीं मानते भगवान में तो आपको मानना चाहिए। और देखो, स्किल्स अगर आप सीख रहे हो तो आपको हेल्प ही करेगी, एट द एंड पे आपका नुकसान नहीं होने वाला उस चीज से। सो मैं तो सर आपके सामने बैठा हूँ जीता जागता उदाहरण। बिल्कुल। आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे लिए सर एक ही मैसेज है यूथ को, अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, ताकि कल को कोई भी जो आदमी है ना वो आपको अपने रास्ते से हटा ना सके। मैं ये देखता हूँ मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं खैर गांव वाले एरिया से आता हूँ, तो खैर मेरा गांव इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है, सही ठीक ठाक वहाँ पे इन्वायरमेंट है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं। जब वो लोग आते हैं किसी के पास बैठते हैं तो लोग उनको कहते हैं चल साइड हो। क्यों बोलते हैं? वो भी तो इंसान ही है, वो भी बराबर की उम्र के हैं, लेकिन उनको लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप पे काम नहीं किया। कल को ऐसा ना हो कि आप 30-40 साल की उम्र में आप पहुंचो और आप 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहे हो, या फिर आप इतना पैसा नहीं कमा रहे जितना कि आपकी फैमिली वाले कमा रहे हैं, या कोई और आदमी आपकी फैमिली में आपसे ज्यादा कामयाब है, तो वहां पे आपकी इज्जत नहीं होगी। वो लोग आपको एक नॉर्मल पर्सन समझेंगे कि यार ठीक है, घूमता फिरता रहता है, ठीक है छोड़ो इसको। लेकिन आप अपने आप को एक स्टेटस में बदलो, कल को आपका जो नाम है ना वो ब्रांड बने। तो जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, सबसे पहला आपका एक मोटिव ये होना चाहिए कि यार मेरे को अपने आप को बड़ा बनाना है। जिस दिन से आपने ये सारी चीजें फाइनल करी ना, उस दिन आपकी लाइफ में चीजें ऑटोमेटिक आने लगेगी। सो अंकित जी, अब हम इस पॉडकास्ट में रैपिड फायर क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे। आपको 1 मिनट में हमारे इस सवाल का जवाब देना होगा। क्या हम शुरू कर सकते हैं रैपिड फायर? पर्सनल जाओगे? थोड़ा सा, चलिए ठीक, नॉट इनटू डेप्थ। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस संभालते हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई अट्रैक्शन होगा, या कोई गर्लफ्रेंड होगी, या मैरिज का क्या प्लान्स है? सर मैं ये मानता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइम अपने आप से मैंने बिताया है, मैं बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रहा हूँ, तो मेरे को ना किसी की भी संगत अच्छी नहीं लगती। और रही बात रिलेशनशिप की, तो मैं इन चीज़ों में अभी थोड़ा घुसना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो एनर्जी है वो मेरे काम के लिए इस टाइम पे बनी हुई है। और मैं अभी, रही बात शादी की, तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो मेरी कोई है नहीं। रही बात शादी की, तो मेरा ये प्लान है कि भाई पहले अपना घर बनाना है, सारी चीज़ें सेटल करनी है। जो लग्जरी कोई आदमी 30 साल की उम्र में लेता है, मेरे को वो 20-25 साल की उम्र से पहले पहले मेरे को लेनी है। उसके बाद शादी वगैरह के बारे में सोचेंगे। अभी खैर भाई कोई भी नहीं है, मत सोचना कुछ भी। हेटर्स के साथ, जो आपको हेट करते हैं, उनके साथ आप कैसा डील करते हैं? सर सबसे बढ़िया डीलिंग यही है कि जो आदमी आपको पसंद नहीं करते, खैर जब आप जिंदगी में कुछ करते हो तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोग चिढ़ते हैं कि यार ये आदमी क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने जो आदमी मान लेते हैं मेरे से हेट करते हैं, मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन दिक्कत ये है, उन लोगों को ये लगता है यार इस उम्र में क्यों कर रहा है।
चलो अगर 40-50 साल की उम्र में कुछ बना लेता है जब तो अलग बात है, लेकिन 20 साल की उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्या चाहिए इसको? सो मेरा वहाँ पे माइंडसेट ये है कि मैं इग्नोर करता हूँ। और खैर मेरे ऊपर हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी एक कृपा है, तो मेरे दुश्मन खैर बनते ही नहीं है। अगर बनने वाले भी होते हैं, खैर अगर कोई षड्यंत्र रचता भी है तो वो पहले ही उसका खेल हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सर खैर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है बुक्स में, क्योंकि मैं मेनली यूट्यूब पे ही जो बुक की समरी वगैरह है, बुक की ऑडियो बुक है, वो मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं एक बुक बताऊं जिसने कि मुझे एक रास्ता दिया था, वो थी श्री रामचरितमानस। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और मुझे लगता है देखो हम सबके घर में होती है, पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते और आपकी लाइफ में कोई ऐसा आप सवाल है जो कि आपको फंस रहा है, आपके मन में आ रहा है, तो उसके अंदर एक स्टार्टिंग में शायद एक शब्द माला या प्रश्न माला एक होती है, उससे आप अपना सवाल पूछ सकते हो। मेरे को बहुत हेल्प करी है उस शब्दमाला प्रश्नमाला ने। तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। आपका मोटिवेशनल मंत्र क्या है? सर मैंने जैसे रामायण के बारे में बताया, तो वहां पे मैं एक दिन ऐसे ही रैंडमली बैठा हुआ था। सो वहां पे मैंने एक चीज देखी, मैंने कहा मैं ऊपर वाले से पूछ रहा था। खैर जब मैं गुड़गांव से छोड़ के गया तो गुड़गांव में मेरी नौकरी ऐसे ही नहीं छूटी। वहां पे 5 साल मैंने काम, 5 महीने मैंने वहां पे काम किया। 5 महीने के बाद मेरे वहां पे ऊपर एक केस हो गया था। वहां पे गुड़गांव में मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया, उस चक्कर में मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस लगा था। अच्छा। इस चक्कर में जो डिलीवरी वाले थे और 24/7 वाले थे, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप रिजाइन करो, हम आपको नहीं रख सकते। तो मैं घर आया तो लोगों ने, जो मेरे गांव के आसपास के लोग थे, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें मेरे ऊपर डाली कि इसने तो रेप कर दिया, इसने तो चोरी कर ली, इसने तो ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीजें। और मेरा नाम खराब हो गया था उस टाइम में। और ये बात है फरवरी 2024 की, जब मैं इस लेवल पे बैठा हुआ कि भाई मैं नौकरी भी छूट गई, मैं अपने घर आ गया। वहां पे मेरे को रामचरितमानस में एक चीज मिली जो मैंने प्रश्न पूछा परमात्मा से। मैंने कहा मेरे साथ में क्या करोगे आप, मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं? तो वहां पे ऊपर वाले ने मेरे को एक रास्ता दिखाया और मेरे को एक दोहा मिला वहां पे कि होई हई सोई जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने कि आज भी मेरे को मोटिवेट रखा हुआ है कि जो होता है वो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है? खैर सर सीखता तो मैं बहुत सारे लोगों से हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद 3 से 4 ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनको कि मैं मानता हूँ कि हाँ इनकी वजह से आज मैं कुछ बन पाया हूँ। सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। आज जब मैं इस लेवल पे बैठा हुआ हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, मैंने सारा स्ट्रगल किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पिता खैर प्रोफेशन से एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने बाद में कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लिया, वो कॉर्पोरेट में काम करने लगे थे। तो मेरे पिता ने अपने आप को जीरो से बनाया था। तो आज जब मैं वो सारी स्ट्रगल देख रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार उस आदमी ने उस टाइम पे कितना स्ट्रगल किया होगा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा एक रोल मॉडल बनते हैं। उसके बाद मेरे एक दूसरे रोल मॉडल हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मिस्टर सोनू शर्मा। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको मैं सुनता हूँ और हमारे देश के ही हैं तो मेरे को बढ़िया लगते हैं। और तीसरे मेरे एक रोल मॉडल हैं जो कि है पैट्रिक बैट डेविड। ये अमेरिका के एक सज्जन आदमी है जो कि पॉडकास्ट वगैरह करते हैं आप ही की तरह, और इन्होंने ट्रम्प या एंड्रू टेट वगैरह के साथ बड़े बड़े इन्होंने पॉडकास्ट करे हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर सीरीज एक चलाते हैं, पहले उनकी वीडियोस हैं। उनसे मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिला और मैं चाहता हूं कि अगर मैं बनूं तो मैं इन 3 लोगों की तरह ही बन पाऊं। यही चीज है। आज के यूथ को अगर कुछ बदलना चाहिए तो वो क्या बदलाव हो सकता है? मुझे लगता है सर आज के टाइम पे जो यूथ है वो सबसे बड़ी ये की गलती कर रहा है कि वो अपने साथ में ना सच्चाई नहीं रखता। वो जो जेन्युइन बात है ना उसको छुपाता रहता है। उसको पता है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वो उस चीज को कोई और बहाने में तब्दील कर देता है। उसको ये है कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया। सो मैं ये मानता हूं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी आपकी। गलती यही है कि आप झूठ मत बोलो अपने आप से। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप अपने आप से सच्चाई रखोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान सर बिजनेस में या फिर वैसे प्लान्स कुछ? बिजनेस खैर तो अभी तो खैर ये है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको मेरे को बहुत बड़ा बनाना है। अभी खैर मैं इंडस्ट्री में इतना नया आदमी हूँ एक तरीके से। आप ये मानो मेरे से ऊपर बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं। मैं ये चीज कह सकता हूँ कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर मेरे को इस कंपनी को, वी स्किल भारत को, मेरे को नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना है भारत में, और ये चीज मैं करके रहूंगा। और इसी चीज के अलावा मेरा थोड़ा जो इंटरेस्ट है वो इस टाइम पे रियल एस्टेट में है। सो मैं और भी बिजनेस वगैरह के ऊपर सीख रहा हूँ इस टाइम पे, जैसे रियल एस्टेट हुआ या फिर जो भी कमीशन बेस्ड बिजनेस है उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो वो अलग है, उसका फ्यूचर में देखेंगे, एक अलग पॉडकास्ट करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर में। तो ये सारी चीजें हैं सर। आपकी नज़र में सक्सेस के क्या मायने हैं? मेरी नज़र में सर सक्सेस ये है कि अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड करी है और आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो,
देन डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। एग्जाम्पल के लिए मेरे को आइसक्रीम खानी है, लेकिन मेरे को आइसक्रीम खानी है स्पेन में जाके, और मैं जा पा रहा हूँ, आइसक्रीम सबसे महंगी वहाँ पे खरीद भी पा रहा हूँ, खा भी पा रहा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि यार मेरा टिकट का कॉस्ट कितना है, मेरा ट्रैवल कैसे होगा, मैं कहाँ पे रुकूंगा। अगर आप ये सारी चीज़ें बेफिक्र से कर सकते हो देन डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। अभी खैर मैं उस लेवल पे बैठा नहीं हूँ कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा। बिल्कुल, हर व्यक्ति के सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं, और जितने भी बिजनेसमैन हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वो सभी यही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को इजीली ले पा रहे हो, आपके पास उतना पैसा है, तो यू आर सक्सेस। बिल्कुल सर, यही होता है। मैं तो यही मानता हूँ कि सक्सेस यही है सर। लोगों के अपने अपने पैमाने होते हैं चीज़ों को लेके। किसी को चाहिए कि मेरे पास बड़ा घर हो तो मैं सक्सेसफुल हूँ, किसी के पास बड़ी गाड़ी हो, किसी के पास रेपुटेशन हाई हो। मैं ये मानता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आपके पास एक सेटल इनकम होगी। सो अंकित जी, हम आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बिकॉज हमारे पास समय बहुत कम होता है। बहुत सारी बातें हमने कवर अप करने की कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मोटिवेशन से भरा ये पॉडकास्ट था। अंकित जी की स्ट्रगल के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमने जानने की कोशिश करी है आज के पॉडकास्ट में। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँ सर। आपका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे आदमी को कोई इस महंगे सेटअप वाले पॉडकास्ट पे बुलाएगा। नहीं, परमात्मा की मेहरबानी है मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी कैपेबिलिटी और अपनी मेहनत से आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। थोड़ी लंबी हो गई आज की। सर इसमें आप एक रैपिड में एक और क्वेश्चन आप लिख सकते। तो मैं आशा करता हूँ आप ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।